प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी कोरोना के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, जिसमें नियमित रूप से सभी बच्चों को एक साथ क्लास में बुलाना गाइडलाइन के अनुसार वर्जित है। इस दौरान पढ़ाई को नियमित रखते हुए, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो के द्वारा लेक्चर देने का निर्देशित किया गया है। इसी संदर्भ में आज अपन इस लेसन में, इस लेक्चर में मुख्य रूप से कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सजीव और अजीव में अंतर क्या है। किसको अपन सजीव कहेंगे, किसको अपन निर्जीव कहेंगे। अजीव का मतलब है निर्जीव। सजीव वो होगा जिसमें जीव में संवेदना हो, जीव द्रव्य पाया जाता हो, वातावरण के बाहरी स्टिमुलेशन से उस जीव में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया, उद्दीपन के कारण प्रतिक्रिया जो होती है वो एक मुख्य लक्षण है, जिसके आधार पर हम उसको सजीव की कैटेगरी में रखते हैं। और उन पदार्थों में जिनमें बाहरी वातावरण से, उद्दीपन से, स्टिमुलेशन से किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो उन अपन सभी चीज़ों को निर्जीव में रखते हैं। इन दोनों के बीच में एक चीज़ और है, जो वायरस को अभी सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब शरीर के बाहर होता है तो एक किसी प्रकार के बाहरी स्टिमुलेशन से उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, किसी प्रकार की ऊर्जा का कोई लेन देन नहीं होता है, सक्रिय जैविक क्रियाओं का अभाव होता है और एक निर्जीव के रूप में वो व्यवहार दर्शाता है। लेकिन जैसे वो किसी सजीव के शरीर के अंदर पहुंचता है, कोशिका के अंदर पहुंचता है, तो उसमें वो सभी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है जो एक सजीव में होती है। उसमें श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, प्रजनन प्रारंभ हो जाता है और अपनी संख्या वो बढ़ाता है। तो इस प्रकार वो एक सजीव की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, तो उसे हम फिर सजीव भी कहते हैं। तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। उसके आधार पर हम आगे की अध्ययन करते हैं। सजीव के अंदर जंतु और पादपों, प्लांट्स दोनों को रखा गया है। क्योंकि सजीव जंतु को तो अपन जानते हैं, चाहे प्रोटोजोआ से लेके पोरीफेरा हो, स्लेटरेट के एनिमल हो, प्लेटीहेल्मिन्थेस और अपने आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले वो सभी जीव, जो जंतु जो इस प्रकार के अपन देखते हैं, जानते हैं। और दूसरे प्लांट जो वातावरण की प्रतिक्रिया, वातावरण के परिस्थितियों से नियंत्रित होते हैं, उनमें स्थितियाँ प्रतिकूल होते ही वो उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। तो अपन जंतु और पादप दोनों को सजीव की श्रेणी में रखते हैं। इन दोनों में भी मूल अंतर है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। कोशिका से पहले अपन के व्यवहार में अध्ययन किया जाता है, तो जंतु में जैसे गतिशीलता पाई जाती है, मूवमेंट पाया जाता है और प्रजनन का तरीका लेकिन प्रकार का होता है, विशेष प्रकार का होता है, विकसित तरीका होता है, सभी सिस्टम विकसित तंत्र पाए जाते हैं। और इनमें जबकि प्लांट होते हैं वो एक स्थिर होते हैं और एक प्रजनन का तरीका निम्न प्रकार का होता है। तो इस आधार पर यदि कोशिकीय स्टडी में अगर अपन जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, मुख्य सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो मुख्य अंतर जो पादप और
जंतु है उसमें यह कोशिकाओं में जो अंतर है वो ये है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो मुख्य अंतर ये होता है। दूसरा कि रिक्तिका जो है वैक्यूम, वो जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है, बिखरी हुई होती है, और जो प्लांट होते हैं उनमें रिक्तिका वैक्यूम बड़ी आकार की पाई जाती है, जिसके कारण जो केंद्रक होता है वो परिधि होता है, परिधि की तरफ होता है, पेरिफेरल पोजीशन होती है न्यूक्लियस की। और जंतु कोशिकाओं में ये जो केंद्रक है वो मध्य में होता है। तो ये 3 मुख्य अंतर हो गए, कोशिका भित्ति का और रिक्तिका का, केंद्रक की स्थिति का। अगला जो अंतर एक मुख्य हो रहा है वो ये है कि प्लांट में हरित लौक पाया जाता है, क्योंकि प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, स्यमकोशी होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, तो उनमें हरित लौक पाया जाता है। जबकि जो जीव होते हैं वो परपोषी होते हैं, वो जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर, प्लांट पर या दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो अपन इनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें कोशिकाओं में विभाजन की अन्य प्रक्रियाएं, जनन की प्रक्रियाएं, वो एक अलग संदर्भ है। अपन मुख्य रूप से इन्हीं 5 बातों को ध्यान में रखें, और अपन ये कह सकते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में ये अंतर पाया जाता है। जब अपन स्टडी प्रारंभ करते हैं कोशिका की, तो सबसे पहले कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। कॉर्क की कैम्बियम को उन्होंने देखा, खाली रिक्त स्थान मिले, इस साइड के खाली स्थान मिले, जो कि कोशिका नहीं थी, ये ओनली इसकी सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल थी, लेकिन उन्होंने उसे सेलुला कहा और बाद में इसको सेल कहा गया, कोशिका कहा गया। तो सबसे पहले खोज जो है कोशिका की 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इसी संदर्भ में दूसरे जो कोशिकांग पाए जाते हैं, अपन कह सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस पाया जाता है कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं, और अनेक प्रकार के फाइब्रल, फिलामेंट एवं ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। अब मोटे तौर पर अपन यदि जीवों को अपन अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले अपन कोशिका स्थिति के आधार पर, कोशिका के विकसित होने की स्थिति के आधार पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट वो जीव जिनमें केंद्रक, प्रोकैरियोट जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, और स्पष्ट केंद्रक नहीं होने के कारण इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसा स्थिति होती है तो उसमें मुख्य कारण ये होता है कि हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम कोशिका ध्रुव में बिखरे हुए रहते हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम 70S टाइप का होता है, उसकी सब यूनिट 50 और 80S होती है, 30S, 50 और 30S। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तारक के अंदर, इन सब का अभाव होता है प्रोकैरियोट में। मेसोसोम कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, जो सबसे अंग के रूप में कार्य करता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में अपन कह सकते हैं प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा, इन सबको अपन प्रोकैरियोट में रखते हैं। और जब यूकैरियोट की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। पहली स्थिति है कि इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। 80S का सब यूनिट 60S एंड 40S के रूप में पाया जाता है। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तारक के अंदर, हरित लौक
पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, इसमें वो सभी विकसित एक कोशी के जीव प्रोटोजोआ से लेकर दूसरे सभी विकसित जीव इसमें सम्मिलित होते हैं। तो मुख्य रूप से अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये अंतर देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन इनमें फिर वायरस नहीं है। वायरस के लिए जब वायरस इसमें, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में वो इन गुणों को दर्शाता नहीं है, तो इसमें इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी तरीके से जब अपन एक कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका के अंदर सामान्य तौर पे कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस केंद्रिका होती है। साइटोप्लाज्मा कोशिका के अंदर पाया जाता है। उसमें बिखरे हुए रूप में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी कोशिकांग और सेल ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं। अब मुख्य रूप से अपन बाहरी तौर पे एक सामान्य अध्ययन की बात करें तो अपन ये कहें कि एक कोशिका होती है तो उसमें ये अलग अलग कोशिकांग होते हैं, उनके कार्य क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस, शक्ति केंद्र कहते हैं। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा ग्लूकोज का यूज करते हुए वायवीय श्वसन के दौरान एटीपी का निर्माण करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए, क्योंकि इसमें ऑक्सीसोम व ईटीएस साइकिल पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी मुख्य रूप से सीक्रेशन का काम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब इस पे राइबोसोम जुड़े रहते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस रफ ईआर कहलाता है। प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य होता है इसका। अदरवाइज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्टोरेज संग्रह करने में युक्त होता है। तारक केंद्र होता है, ये कोशिका विभाजन के दौरान दो अलग अलग ध्रुव का निर्माण करता है, जिसके द्वारा टोनोफाइब्रिल के रूप में स्पिंडल रेज जुड़ी रहती है। माइक्रो क्रोमोसोम के द्वारा, सेंट्रियोल के द्वारा, और कोशिका विभाजन के दौरान विपरीत ध्रुव की ओर खींचने और दो अलग अलग कोशिकाओं के निर्माण में इसका योगदान होता है। क्रोमोसोम को विभाजित करने में मुख्य रूप से इसका योगदान होता है। हरित लवण प्लांट में पाए जाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में उपयोगी होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। लाइसोसोम, ये सुसाइडल बॉडी भी कहते हैं इनको, और ये कोशिका के अंदर किसी प्रकार के भारी तत्व यदि प्रवेश करता है, पदार्थ प्रवेश करता है, तो उसका पाचन, डाइजेशन करने में भूमिका निभाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसमें पाए जाते हैं, उसको सुसाइडल बॉडी भी कहते हैं। कभी कभार ऐसा एक्टिव रूप से कार्य करती है कि उसमें कोशिका का ही नष्ट कर देती है, तो इसको सुसाइडल बॉडी भी कहते हैं, सुसाइडल बैग। केंद्रक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कोशिका के अंदर होने वाले सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जंतु कोशिकाओं में सामान्य तौर पे एक केंद्रक पाया जाता है, और पादप कोशिकाओं में बहुकेंद्रिक अवस्था भी पाई जाती है। अब यदि अपन बात करें तो जीव पैरामीशियम व अन्य कुछ प्रोटोजोन में द्विकेंद्रिकी या बहुकेंद्रिकी अवस्था भी पाई जाती है, और सामान्य तौर पे एक केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोट में बहुकेंद्रिकी संरचनाएं पाई जा सकती है। केंद्रक तो होता ही नहीं, उसमें एस्पेस्ट केंद्रक होता है। अब अपन इन्हीं केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस केंद्रिका पाई जाती है, जो राइबोसोमल आरएनए के निर्माण में सहायक होती है।
केंद्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, जो कि जेनेटिक कोड उसमें के रूप में न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और किसी भी गतिविधि को, किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने का जो सूचना होती है वो डीएनए के अंदर होती है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, जिसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। राइबोसोम इसमें सहयोग करता है, तो हम उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ये एक अपन कह सकते हैं सामान्य तौर पे एक कोशिका के संरचना और उसमें विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले कोशिकांग और उनकी मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में हमने आज अध्ययन किया है। नेक्स्ट अगले लेसन।